Hi, this is Ajay Anand and welcome to history classes from excelup.com. इस लेसन में आप प्रिंट कल्चर और आधुनिक दुनिया के बारे में पढ़ेंगे। प्रिंट यानी छपाई, जो प्रिंटेड मटेरियल है वह आज हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। हम किताबें पढ़ते हैं, वो प्रिंटेड होती हैं, अखबार खरीदते हैं, इनविटेशन कार्ड्स होते हैं, प्रिंट होते हैं। और इसके पहले जब तक इंटरनेट नहीं आया था तब तक प्रिंट हमारे लिए इंफॉर्मेशन के एक्सचेंज का मुख्य साधन हुआ करता था। तो जब प्रिंट टेक्नोलॉजी शुरू में दुनिया में आई तो उसके कारण हमारी सोच विचार, हमारे जीने के तरीके, सोचने के तरीके पर बहुत गहरा असर पड़ा। और शायद इसलिए इस चैप्टर का नाम है प्रिंट कल्चर या मुद्रण संस्कृति। इस लेसन में आप पढ़ेंगे कि कैसे सबसे पहले लकड़ी के ब्लॉक से प्रिंट की शुरुआत हुई, फिर जो कि चीन में हुआ, उसके बाद चीन से किस तरह से प्रिंट यूरोप आया, गुटेनबर्ग ने अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस कैसे बनाया, प्रिंट क्रांति का क्या प्रभाव हुआ और प्रिंट तकनीक में किस तरह के सुधार हुए, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे। पहली प्रिंटेड किताब, पहले किताब हाथों से लिखी जाती थी जिसमें कि बहुत समय लगता था एक किताब तैयार करने में, और इसलिए किताबों की पहुंच आम जनता तक नहीं थी। लेकिन 594 ईस्वी के आसपास लकड़ी के ब्लॉक से प्रिंट की शुरुआत हुई। अगर आपने किसी रंगरेज को देखा होगा तो आपने देखा होगा कि लकड़ी के ब्लॉक का इस्तेमाल कपड़ों पर डिजाइन छापने के लिए किया जाता है। ठीक उन्हीं लकड़ी के ब्लॉकों पर लेटर बना करके, उकेर करके, उसको इंक में डिप करके फिर कागज पर प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। और शुरू में जो किताबें थी चीन में जो चलती थी, वो कागज बड़े लंबे हुआ करते थे और उनके दोनों किनारों को सिल करके फिर बीच से फोल्ड करके उन्हें एकॉर्डियन बुक बना दिया जाता है, जैसे यहाँ शक्ल दिखाई गई एकॉर्डियन की, ताकि मोटी मोटी किताबें एक साथ आ सके। शुरू के दौर में काफ़ी लंबे समय तक जो प्रिंटेड मटेरियल था उसका मुख्य उपभोक्ता चीन का राजतंत्र हुआ करता था, क्योंकि चीन में सिविल सर्विस की परीक्षा होती थी, तो उसके लिए जो स्टडी मटेरियल तैयार होते थे कैंडिडेट्स के लिए, उनकी छपाई बड़े पैमाने पर होती थी और वहीं पर मेन प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल होता था। फिर 17वीं सदी आते आते चीन में शहरी परिवेश बढ़ने लगा और तब आम आदमियों में भी प्रिंटेड मटेरियल का इस्तेमाल बढ़ने लगा। जैसे व्यापारी लोगों ने आंकड़े रखना शुरू कर दिया प्रिंटेड फॉर्म में, कुछ आम आदमियों के लिए किताबें लिखी जाने लगी, खासकर से महिलाओं के लिए किताबें कई तरह की लिखी जाने लगी, जैसे ज़्यादातर घरेलू मुद्दों से संबंधित, जैसे पाक कला, खाना बनाना, घर का साज संवार कैसे करें, बच्चों को कैसे पालें, परिवार कैसे चलाएं, इत्यादि। उसके बाद 770 ईस्वी के आसपास बौद्ध प्रचारकों के साथ साथ प्रिंट टेक्नोलॉजी जापान पहुंचा और फिर जापान में किताबें छपनी शुरू हुई। बौद्ध धर्म की एक किताब है जिसका नाम है डायमंड सूत्र, और उसे जापानी भाषा की सबसे पुरानी किताब माना जाता है। इसके अलावा जापान में कई तरह की किताबें छपी, कहानियाँ, चुटकुले, धार्मिक किताबें, महिलाओं के लिए बहुत तरह की किताबें छपी यहाँ पर भी, जैसे रेसिपी बुक या होम डेकोरेशन से रिलेटेड बुक, या फिर वहाँ टी सेरेमनी होती है, बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है जापानीज समाज के लिए, उस पर काफ़ी किताबें थी। जो फूल सजाते हैं गुलदस्ते में, किस तरह से उन पर किताबें लिखी गई, और इस तरह से जापान के आम लोगों तक किताबों की पहुँच होने लगी। अब देखते हैं यूरोप में प्रिंट कैसे आया। आप
आपने शायद मार्को पोलो का नाम सुना होगा। मार्को पोलो एक बहुत महान खोजी हुआ करता था जिसने दूर दराज देशों की यात्रा की थी। तो 1295 में मार्को पोलो चीन से लौटकर अपने देश इटली आया और उसने अपने साथ प्रिंट टेक्नोलॉजी की जानकारी लाई, और इस तरह से यूरोप में लोगों को पता चला कि प्रिंटिंग वुड ब्लॉक से कैसे की जाती है। तो शुरू में जो किताबें छपती थी कागज़ पर, उनको सस्ती माना जाता था, उनको बहुत ज़्यादा घटिया क्वालिटी का माना जाता। तो इसलिए रईस लोग जो थे उनके लिए किताब छापने के लिए वेलम का इस्तेमाल होता था। वेलम कहते हैं चमड़े की पतली पट्टी को जिस पर किताबें बनती थीं। फिर 15वीं सदी की शुरुआत होते होते प्रिंट टेक्नोलॉजी पूरे यूरोप में फैल गई और तब तक हाथ से लिखी किताबें धीरे धीरे गायब होने लगी। अब यह जो तस्वीर है, यह है एक जर्मनी के नागरिक थे, जोहानस गुटेनबर्ग या योहान गुटेनबर्ग आप कह सकते हैं। तो इस व्यक्ति ने प्रिंटिंग प्रेस का इजाद किया, क्योंकि जो वुड ब्लॉक से प्रिंटिंग होती थी उसमें काफ़ी समय लगता था। तो योहान गुटेनबर्ग का जो पुश्तैनी इन लोगों का धंधा था, उसमें जैतून के तेल का व्यापार होता था, शराब की प्रेस होती थी, साथ में इन्होंने सोने चांदी के जेवर बनाना भी सीखा था और लेड यानी शीशे को सांचे में ढालना सीखा था। अपने इन हुनरों का इस्तेमाल करके योहान गुटेनबर्ग ने प्रिंटिंग प्रेस का डिज़ाइन तैयार किया, उसकी रूपरेखा बनाई और 1448 में उसने अपना एक दुरुस्त मॉडल बनाया जो कि बढ़िया काम करता था। तो इस तरह से प्रिंटिंग प्रेस की शुरुआत हुई, जिसमें वुडन ब्लॉक के कंपैरिजन में कम समय लगता था। और पहली किताब जो इन्होंने छापी वह थी बाइबल, और उस जमाने के हिसाब से बहुत तेज़ी से किताबें छापी गई और 3 साल में 180 बाइबल छपी, जो कि बहुत तेज होता था उस समय के हिसाब से। धीरे धीरे किताबों की पहुंच इतनी बढ़ने लगी, उसका अंदाज़ा इससे लगाया जा सकता है कि 15वीं सदी के दूसरे हाफ तक यूरोप में 20 मिलियन किताबें बिकी थी, यानी 2 करोड़ किताबें, और 17वीं सेंचुरी में 200 मिलियन किताबें बिकी थी, यानी 20 करोड़ किताबें यूरोप में बिकी थी। प्रिंट क्रांति के प्रभाव। प्रिंट टेक्नोलॉजी ने एक क्रांति ला दी थी, लोगों में पढ़ने का चस्का लगने लगा और एक पाठकों का नया वर्ग तैयार हुआ। 12वीं सदी तक यूरोप में साक्षरता लेवल काफ़ी कम थी, तो इसलिए ऐसी किताबें छापी जाती थी ताकि ज़्यादातर लोग उसको समझ सकें। तो इनमें लोकगीत हुआ करते थे, लोक कथाएँ हुआ करती थी, पौराणिक कथाएँ होती थी, धार्मिक कथाएँ होती थी, और जो अनपढ़ लोग थे उनके फ़ायदे के लिए पढ़े लिखे लोग इन किताबों को जगह जगह बाँच कर सुनाया करते थे ताकि सबको समझ में आ जाए। और फिर प्रिंट क्रांति के आने से धार्मिक विवाद को फैलने का भी अवसर मिला। जो हर जगह होता है कि धर्म को मानने वाले 2 तरह के लोग होते हैं, एक रूढ़िवादी लोग होते हैं और कुछ उदारवादी लोग होते हैं, और इन दोनों में हमेशा मतभेद रहता है। तो प्रिंट टेक्नोलॉजी आने से क्या हुआ कि दोनों के विचारों का प्रसार ज़्यादा तेज़ी से होने लगा और इस तरह से एक अलग तरह की क्रांति फैली। और ईसाई धर्म का जो प्रोटेस्टेंट क्रांति है वह इसी ज़माने में हुआ। शुरू में तो रोमन चर्च ने इस पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन 1558 में रोमन चर्च ने एक लिस्ट बनाई प्रतिबंधित किताबों की। कुछ किताबों को जिनमें उन्हें लगता था कि धर्म के खिलाफ बात की गई, उन पर बैन लगा दिया जाता था। पढ़ने का जुनून भी लोगों में पैदा होने लगा और तब तक यूरोप में साक्षरता भी बढ़ी। 18वीं सदी का अंत आते आते यूरोप में लिटरेसी लेवल 60 से 80% हो गई। 17वीं सदी तक पुस्तकालय खुलने लगे जो कि किराए पर किताबें देते थे ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग किताबों को पढ़ सके। और इस सब से क्या हुआ कि विचारों का आदान प्रदान तेज़ी से होने लगा। जो कोई फिलोसोफर था या कोई समाज सेवी था या समाजशास्त्री था, उनके विचार ज़्यादा लोगों तक ज़्यादा आसानी से पहुंचने लगे। कोई अगर वैज्ञानिक था जो नई खोज करता था तो उसके आइडियाज़ भी ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकते थे और लोगों को उसके बारे में पता चल सकता था। बल्कि एक वैज्ञानिक दूसरे वैज्ञानिक के विचार भी जान सकता था किताबें छपने के कारण। ऐसा माना जाता है कि फ्रांसीसी क्रांति पर भी प्रिंट टेक्नोलॉजी का गहरा प्रभाव पड़ा था।
जो ज्ञानोदय के विचारक थे फ्रांस में या यूरोप में, जैसे रूसो हुए, तो इन लोगों के विचार प्रिंट आने के कारण ज़्यादा तेज़ी से फैले, क्योंकि अब पैम्फलेट छापे जा सकते थे, अखबारों में लेख लिखे जा सकते थे, पत्रिकाएं निकाली जा सकती थी। 1780 के दशक में धीरे धीरे राजशाही की आलोचना भी होने लगी और उनका मखौल भी उड़ाया जाने लगा। किताबों में, पत्रिकाओं में राजशाही की आलोचना में कार्टून भी छपने लगे, तो जिससे लोगों को पता चलने लगा कि आम आदमी की कीमत पर राज परिवार के लोग कितनी रईसी कर रहे थे। 19वीं सदी में पाठकों का एक नया वर्ग तैयार हुआ यूरोप में, और इस नए वर्ग में शामिल था बच्चे, महिलाएं और मजदूर। इसके पहले इनके लिए किताबें नहीं लिखी जाती थी। अब जैसे बच्चों के लिए जब किताबें लिखते थे तो इस बात का ध्यान रखा जाता था लोक कथाएं लिखने में, को उस तरह से बदला जाता था कि भाषा आसान हो जाए और कुछ ऐसी बात ना लिखी जाए जिससे बच्चे के दिमाग पर बुरा प्रभाव पड़े। महिलाओं की रुचि के हिसाब से किताब लिखे जाते थे। इसी ज़माने में कुछ महिलाएं लेखिका भी बन गई और काफ़ी अच्छी किताबें उन्होंने लिखी, जैसे इनमें जेन ऑस्टिन का नाम आपने शायद सुना होगा। द प्राइड एंड प्रेजुडिस उनकी एक मशहूर किताब है। मजदूर लोग अपने हिसाब से किताब लिखने लगे, अपने जीवन के बारे में लोगों को बताने लगे किताबों के माध्यम से। प्रिंट तकनीक में सुधार, तो गुटेनबर्ग का प्रिंटिंग प्रेस ठीक ठाक काम कर रहा था, लेकिन उसमें सुधार की जरूरत है और कई लोग इस पर काम भी कर रहे थे। जैसे 19वीं सदी के मध्य में न्यूयॉर्क में एक व्यक्ति थे रिचर्ड एम हो, उन्होंने सिलिंड्रिकल प्रेस इजाद किया। अब सिलिंड्रिकल प्रेस की मदद से 1 घंटे में 8000 पेज छापे जा सकते थे। 19वीं सदी के अंत में ऑफसेट प्रिंटिंग मशीन आ गई, जिससे 6 रंगों में छपाई हो सकती थी, तो अब कलर प्रिंटिंग ज़्यादा आसान हो गया। 20वीं सदी के आरंभ में बिजली से चलने वाले प्रेस आ गए, तो काम और ज़्यादा तेज हो गया। और इन सब सुधारों का मिला जुला असर हुआ एक, जिससे प्रिंटिंग तेज हो गई, प्रिंट की क्वालिटी बेहतर हो गई, लोगों को बेहतर किताबें कम दामों पर मिलने लगी। इसी बीच जो पब्लिशर थे वह किताब बेचने के नए नए हथकंडे भी अपनाने लगे। जैसे 19वीं सदी में धारावाहिक उपन्यास शुरू किए गए पत्रिकाओं में, ताकि अब किसी ने एक एपिसोड पढ़ लिया तो अगले एपिसोड में क्या हो रहा है वो उस कौतूहल को मिटाने के लिए वह उस मैगजीन की अगली इशू भी खरीदता था। 1920 के दशक में इंग्लैंड में शिलिंग सीरीज शुरू हुई। शिलिंग सीरीज यानी किताब की कीमत 1 शिलिंग होती थी, यानी बहुत सस्ती किताबें होती थी, ताकि हर आदमी आसानी से खरीद सके। 20वीं सदी में किताबों पर जिल्द का प्रचलन शुरू हुआ, जो मोटे गत्ते वाले कवर होते हैं उनका, ताकि किताब की शेल्फ लाइफ बढ़ सके। 1930 की महामंदी के दौर में किताबों की कीमत कम करने के लिए पेपर बैक संस्करण लाए गए, ताकि दाम कम किए जा सके। तो ये हुई बात यूरोप की। अब देखते हैं भारत में प्रिंट टेक्नोलॉजी कैसे आई। पहले भारत में भी पांडुलिपियां चला करती थी, तार पत्रों पर लिखे जाते थे किताब। फिर 16वीं सदी के मध्य में पुर्तगाली धर्म प्रचारक अपने साथ प्रिंट की टेक्नोलॉजी लेकर आए गोवा, और पहली किताब कोंकणी भाषा में लिखी गई, जो कि गोवा की भाषा है। 1674 तक कोंकणी और कन्नड़ में लगभग 50 किताबें लिखी गई थी। 1713 में मलयालम भाषा की पहली किताब छपी। 1759 में तमिल भाषा की पहली किताब छपी। 1780 में एक व्यक्ति थे जेम्स ऑगस्टस हिकी, उन्होंने बंगाल गैजेट नाम से एक पत्रिका निकालनी शुरू की, और वो अक्सर उस पत्रिका में ब्रिटिश ऑफिसर्स के गॉसिप्स लिखा करते थे और काफ़ी आलोचना भी करते थे। तो जो उस समय गवर्नर जनरल थे वारेन हेस्टिंग्स, उन्होंने फाइनली जेम्स ऑगस्टस हिकी पर मुकदमा किया और उन्हें सजा भी सुनाई। फिर गंगाधर भट्टाचार्य ने बंगाल गैजेट के नाम से भारत का पहला अखबार निकाला। धार्मिक, सामाजिक और राजनैतिक मुद्दे। 1821 में राजा राम मोहन राय ने संवाद कौमुदी नाम से पत्रिका निकालनी शुरू की, जिसमें हिंदू धर्म के रूढ़िवादी विचारों की आलोचना की जाती थी। जैसा पहले यूरोप के केस में आपने देखा कि हमेशा धर्म में रूढ़िवादी और उदारवादियों के बीच बहस चलती रहती है, तो उनको काटने के लिए हिंदू रूढ़िवादियों ने एक पत्रिका निकालनी शुरू की जिसका नाम था समाचार चंद्रिका। फिर 1822 में 2 फारसी अखबार शुरू हुए, एक का नाम था जाम ए जहांनामा और दूसरे का नाम था शमसुल अखबार।
उसी साल गुजराती में अखबार शुरू हुआ जिसका नाम था बंबई समाचार। 1810 में तुलसीदास द्वारा लिखी रामायण, जिसका नाम रामचरितमानस है, उसका प्रकाशन शुरू हुआ। और इस तरह से फिर बाद में कई धर्म ग्रंथों को छापना शुरू किया गया, जिन्हें गुटके की शक्ल में छापा जाता था, यानी पॉकेट बुक्स कह सकते हैं, छोटी किताबें जो सस्ती हों, आसानी से जेब में आ जाएं। तो इस्लाम पर भी और हिंदू से भी रिलेटेड किताबें छपने लगी। और शुरू में इसी तरह की कहानियाँ आती थी, जो पौराणिक कथाएं होती थी, ताकि जिनको लोग पहले से जानते थे और शायद पढ़ना चाहते थे। इस समय प्रकाशन के नए रूप भी आए, जैसे उपन्यास आए यहाँ पर, और पेंटिंग के प्रिंट्स भी छपने लगे। राजा रवि वर्मा का शायद आपने नाम सुना होगा, बहुत महान पेंटर हुआ करते थे। तो उनकी पेंटिंग के प्रिंट उनके अपने भाई के प्रेस में छपते थे। और अब आम आदमी भी पेंटिंग ना खरीद पाए तो कोई बात नहीं, कम से कम प्रिंट खरीद के अपने घर को सजा सकता था। इसी ज़माने में पत्रिकाओं में कार्टून भी छपने शुरू हुए। तो ये सब प्रकाशन के नए रूप थे। प्रिंट और महिलाएं, यह वह जमाना था जब ज़्यादातर लोग महिला शिक्षा के खिलाफ थे। लेकिन कुछ घरों में पुरुष जो थे उदारवादी थे, तो किसी के पति या किसी के पिता या भाई अपने घर की महिलाओं को शिक्षित करना चाहते थे, और वह अपने घर में ही व्यवस्था करवा देते ताकि महिलाएं शिक्षा ले सकें। कुछ महिलाओं को जहां ऐसी सुविधा नहीं थी, कुछ महिलाओं ने छुप छुप कर लिखना पढ़ना सीखा, और इनमें से कई लेखिका भी बन गई। जैसे कुछ उदाहरण हैं, रस सुंदरी देवी एक बंगाली लेखिका थी, और फिर ज्योतिबा फुले वो महाराष्ट्र की लेखिका थी। गरीब लोग किताब पढ़ पाएँ इसके लिए भी कई काम हुए। जैसे मद्रास में सस्ती किताबें बिकती थी, फेरी वाले चौराहे पर लगे किताबें बेचते थे। फिर सार्वजनिक पुस्तकालय खुले ताकि लोग किताब पढ़ सकें, और कई रईसों में यह शान समझा जाता था कि वो पुस्तकालय खोलें। फिर श्रमिक वर्ग से भी लेखक आने लगे, क्योंकि कुछ लोगों को लगने लगा कि उनके वर्ग से उनके मुद्दे पर शायद कोई लिखता नहीं होगा, तो इसलिए नए नए लेखक आए। जहाँ तक सेंसर की बात है, तो 1798 तक अंग्रेजी हुकूमत का सेंसर के बारे में कोई खास रवैया नहीं था। हाँ, कुछ जो अंग्रेज थे जो कि अंग्रेजी अफसरों के खिलाफ लिखते थे या उनकी आलोचना करते थे, उन पर थोड़ी बहुत कराई की जाती थी। लेकिन 1857 के सिपाही विद्रोह के बाद इनका रवैया बदलने लगा, और 1878 में वर्नाकुलर प्रेस एक्ट लागू किया गया, जिसके तहत यह हुआ कि जो वर्नाकुलर की किताबें होती थी, वर्नाकुलर यानी स्थानीय भाषाएं, जैसे अखबार हुए या मैगजीन हुआ, उन पर निगरानी रखी जाती थी। यदि किसी में पाया जाता था कि ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ ज़्यादा लिखा जा रहा है, तो फिर उन पर चेतावनी दी जाती थी। चेतावनी से अगर नहीं मानते थे तो राजद्रोह का मुकदमा भी चलता था, प्रेस जब्त कर लिया जाता था, पत्रिका और अखबार को बंद कर दिया जाता था। तो आपने देखा कि किस तरह से प्रिंट की शुरुआत सबसे पहले चीन में हुई, वुडन ब्लॉक प्रिंटिंग के साथ। फिर उस नॉलेज को लेकर के मार्को पोलो चीन से यूरोप पहुंचे, और इस तरह से यूरोप में प्रिंटिंग की शुरुआत हुई। फिर गुटेनबर्ग ने पहला प्रिंटिंग प्रेस बनाया, जिससे कि प्रिंट के काम में काफ़ी तेजी आई, और पाठकों का एक नया वर्ग उभरने लगा। लोगों में वाद विवाद की एक संस्कृति पनपने लगी, बहस का कल्चर फैलने लगा। भारत में जो पुर्तगाली जो धर्म प्रचारक थे, उनके साथ प्रिंट टेक्नोलॉजी आई सबसे पहले गोवा में, और धीरे धीरे यह टेक्नोलॉजी पूरे भारत में, हिंदुस्तान में फैल गई। फिर यहाँ पर भी लेखक बनने लगे लोग, महिलाओं ने भी लिखना शुरू कर दिया। फिर लास्ट में आपने पढ़ा कि किस तरह से बाद में अंग्रेजी हुकूमत ने यहाँ पर सेंसरशिप लगाना भी शुरू किया। तो इस लेसन में इतना ही। थैंक यू।